नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं भालचंद्र जोशी की पुस्तक नामवर सिंह आलोचना की सार्थकता इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। रुद्रादित्य प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। आलोचना के क्षेत्र में हाल के दिनों में लिखी गई यह एक उत्कृष्ट पुस्तकों में से एक, खासकर इस पुस्तक के माध्यम से भालचंद्र जोशी नामवर सिंह के आलोचनात्मक जीवन और उनकी आलोचकीय दृष्टि के साथ साथ उनकी किताबों जो आलोचना पर लिखी गई हैं, उनके व्याख्यानों और हिंदी साहित्य के महापुरुषों, उनके ग्रंथों, बड़े साहित्यकारों पर उनकी जो सोच थी नामवर सिंह को, उन पर दृष्टि डालते हैं और उनके बहाने समूचे हिंदी साहित्य जगत के लेखकों को भी, कवियों को भी दर्ज करते हैं, उनके लेखन को, उनके बारे में लिखी गई आलोचनाओं को, और जो इस पुस्तक को एक अलग महत्वपूर्ण पुस्तक बनाती है। भालचंद्र जोशी पेशे से इंजीनियर रहे। 8वें दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने कहानी लेखन से शुरुआत की। आदिवासी जीवन पद्धति और कला का उन्होंने विशेष अध्ययन किया। निमाड़ की लोक कलाओं और लोक कथाओं पर उनका काम जो है अद्भुत रहा है। देश के तमाम पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने समसामयिक विषयों पर लेखन किया है और बहुत सारी साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उनकी जो कहानी संग्रह है, नीति से बाहर, पहाड़ों पर रात, चरसा, पालवा, जल में धूप, हत्या की पावन इच्छाएं, तितली धूप, कथा आलोचना के क्षेत्र में जो पुस्तकें आई हैं उनमें यथार्थ की यात्रा, कहानी स्वप्न, यथार्थ और संवेदना, उपन्यास प्रार्थना में पहाड़ और जस का फूल काफी चर्चित रहे हैं, बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। लेकिन यह पुस्तक आलोचना के क्षेत्र में न केवल डॉक्टर नामवर सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व को भालचंद्र जोशी की नजर से देखती है, बल्कि एक समकालीन जागरूक आलोचक, समीक्षक और लेखक अपने समय के शलाका पुरुष के रूप में स्थापित आलोचक के बारे में क्या सोचता है उसको भी बताती है। यह पुस्तक कुल 11 अध्यायों में नामवर सिंह के विविध कामों पर दृष्टि डालती है। उन कामों में तुलसी पर नामवर सिंह की क्या दृष्टि है, कबीर को लेकर वह क्या सोचते हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा को लेकर किस तरह से हम कह सकते हैं कि आतंकित थे या उनकी मेधा से आप प्रभावित थे या उन पर उन्हें प्रतिद्वंदी के तौर पर देखते हैं। लेकिन भालचंद्र जोशी का यह मानना है कि हर हाल में जिस तरह से तुलसी से निराला प्रभावित थे और निराला से डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रभावित थे, कहीं न कहीं नामवर सिंह की नज़र डॉक्टर शर्मा के उस काम पर भी थी और तमाम आलोचनाओं और प्रतिद्वंदिताओं के बावजूद नामवर सिंह उनके काम को महत्व देते थे। नामवर सिंह उनकी आलोचना इसलिए करते थे क्योंकि रामविलास शर्मा ने खुद ही कई जगहों पर यह माना है कि कई दशकों से उन्होंने वर्तमान में जो लेखन किया जा रहा है उसको नहीं पढ़ा है। नामवर सिंह का यह मानना था कि अगर कोई आलोचक अपने समय की रचनाओं को, कृतियों को नहीं पढ़ता है तो वह किस तरह से यह जांच पाएगा कि उसके समय में क्या कुछ सृजित हो रहा है, क्या कुछ लिखा जा रहा है और उसके समय की भाषा क्या है। इसके अलावा कबीर पर जो नामवर की दृष्टि है, वो कहते हैं कि जिस तरह से नामवर जी ने बेहद तन्मयता से कबीर और निराला पर लिखा है वह अद्भुत है। नामवर सिंह कबीर को विलक्षण अग्निपक्षी का गान कहते हैं, कबीर के लेखन। और विस्तार से भालचंद्र जोशी ने इस बात का उल्लेख किया है कि आखिर कबीर का जो अपना सच है वह सब सच क्या है, शब्द क्या है, और फिर वो विस्तार से इस बात को स्थापित करते हैं कि कबीर के जो राम है वह वाकई अपने को किस तरह से देखते हैं। वो कहते हैं कि कबीर ने कभी भी भक्ति
से ज्ञान को अलग नहीं देखा। और यही वजह है कि वो इस बात का दावा करते हैं कि राम नाम कै मरम है आना, इसके अलावा हम घर जारा आप ना लिए मुरारा हाथ। यानी अगर घर अपना जला सकती हो तो हमारे साथ चलो। और घर जलाने की जो भावना है वह किस तरह का योग है उस पर बात करते हैं। उसके बाद निराला पर आते हैं। निराला पर नामवर जी की जो दृष्टि है वह कितनी बड़ी है उसको इस वाक्य से समझ सकते हैं कि मेरे लिए निराला के काव्य का सामना करना हम में से हर एक के कटघरे में खड़ा होना है। तुलसी पर जो दृष्टि है नामवर की उसकी भी बात की गई है और बाकायदा नामवर सिंह जी की किताबों के साथ साथ उनके जो व्याख्यान हैं, उनकी जो दृष्टि है, आलोचक दृष्टि है, उनके जो कंट्राडिक्शंस हैं मार्क्सवाद से लेकर विचारधारा से जुड़ाव का, वो कहते हैं कि विचारधारा से जुड़ाव के सबसे बड़े वाहक अगर किसी को देखा जाए तो वह हमारे दौर के सबसे बड़े कवि, हिंदी के सबसे बड़े कवि तुलसीदास। लेकिन विचारधारा के साथ लगाव रख कर भी व्यक्ति मनुष्यता के पक्ष में हो सकता है, एक बेहतर कवि हो सकता है। जरूरी नहीं कि विचारधारा आपको बेहतर कवि बनाए, लेकिन अगर आप बेहतरीन कवि हैं तो आप विचारधारा से जुड़ के भी अपनी रचनाओं को महान और कालजयी बना सकते हैं। महादेवी पर जो दृष्टि है नामवर की वह भी इस पुस्तक में आती है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल पे जो दृष्टि है रामचंद्र शुक्ल पे वो भी आती है। हरिवंश राय बच्चन के बारे में जो नामवर जी की टिप्पणी है, नामवर जी कहते हैं कि बच्चन जी लोकप्रिय तो बहुत हुए लेकिन उन्हें जितना सम्मान मिलना चाहिए था वह उससे वंचित रहे। अब यहाँ बाकायदा भालचंद्र जोशी इस बात को स्थापित करते हैं कि नामवर सिंह ने ऐसा क्यों कहा था। नामवर सिंह की अज्ञेय पे क्या दृष्टि थी वह भी इस पुस्तक में रखा गया है। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण अंश है विचारधारा को लेकर जो तुलसी बाबा के बारे में मैं अभी बताया था उसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। उन्हीं के शब्दों में आलोचना और विचारधारा में नामवर सिंह लिखते हैं कि हिंदी में हमारे सबसे बड़े कवि तुलसीदास से बढ़कर विचारधारा से प्रतिबद्ध दूसरा आदमी नहीं है। कोई प्रसंग आ जाए बाबा निर्गुण का खंडन करता है और सगुण का समर्थन करता है और इसके लिए कबीर को भी दो हाथ लगाया जाए। पूरा रामचरितमानस वाद विवाद से भरा है। बालकांड में तो दर्शन का पाठ ही आरंभ होता है। लेकिन इसके साथ साथ वह इस बात को भी कहना नहीं भूलते, उदय प्रकाश की कहानी, मनोहर श्याम जोशी, अपने दौर के जितने भी बड़े लेखक हैं उन सब की बात करते हुए भालचंद्र जोशी इस बात को नहीं बताना भूलते कि नामवर सिंह का जो जुड़ाव वामपंथ से था उसके बावजूद वह अपने व्याख्यानों में, अपने विचारों में कितने स्पष्ट थे कि वो अपने एक व्याख्यान में जो आलोचना और विचारधारा के पृष्ठ 4 पर संकलित भी है, लिखा भी गया है कि 1934 में मैक्सिम गोर्की के नेतृत्व में लेखकों की विश्व कॉन्फ्रेंस हुई थी। सोवियत संघ में लेनिन के जमाने में फीते से नापकर विचारों का मूल्यांकन किया जाता था। जो लेखन इस फ्रेम में ठीक फिट नहीं बैठता उसे लेबर कैंप में भेज दिया जाता है। पास्तरनाक को नोबेल पुरस्कार लेने तक नहीं दिया गया। यह संकट जो है वह साहित्य और अभिव्यक्ति का संकट है। और यहाँ से फिर मुक्तिबोध और गांधी की बात आती है, सेकुलरिज्म की बात होती है। सेकुलरिज्म के साथ धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ सहिष्णुतावाद की बात होती है। यहाँ बुद्ध और गांधी भी आते हैं। और बाकायदा इस अध्याय में खंड में भालचंद्र जोशी ने मुक्तिबोध के बहाने, डॉक्टर रामविलास शर्मा के बहाने प्रेमचंद तक पर नजर डाली है और इस बात की कोशिश की है कि सहिष्णुतावाद और धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है। और अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो जो इतिहास दृष्टि थी, विचारधारा की जो दृष्टि थी, विचारधारा की परंपरा की जो दृष्टि थी, आधुनिकता की जो दृष्टि थी, उस पर भी नजर डाली है। एक और विशेष बात बता दूं कि भालचंद्र जोशी जब इन लोगों की बात करते हैं तो वो पुरुषोत्तम अग्रवाल को नहीं भूलते, वे सुधीश पचौरी को नहीं भूलते, वे समकालीन
यहाँ तक कि रोहिणी अग्रवाल को नहीं भूलते। जो भी आलोचक और समीक्षक हमारे दौर के हैं, उन सब पर वह बात कहते हैं और इस पुस्तक में नामवर सिंह के बहाने हमारे समय के लेखन को, हमारे समय में जो आलोचकीय दृष्टि है, उस सब पर नजर डालते हैं और इस बात को भी बताते हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा एक फांस की तरह नामवर सिंह के भीतर थे। यह बात अधिकांश लोग कहते हैं। जो स्वाभाविक, आकस्मिक और सामान्य रूप से कही गई बात को आधार बनाकर कही जाती है, वे इस बात की एक तरह से जोशी जी खंडन करते हैं कि इस समय डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह दोनों नहीं हैं। लेकिन यह जानना चाहिए कि नामवर सिंह ने भले ही कहा था कि आज की आलोचना के लिए सबसे बड़ी चुनौती आज की कहानियां, उपन्यास और कविताएं हैं। रामविलास जी की सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि उन्होंने जीवन के अंतिम 40 वर्षों का साहित्य पढ़ा ही नहीं। उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया है कि मैं दूसरों का लिखा नहीं पढ़ता। जो व्यक्ति अपने जमाने के वर्षों की रचनाओं को नहीं पढ़ रहा, उसका पूरा का पूरा चिंतन एक गुफा में बैठे उस साधु के समान होगा जिसका आज के यथार्थ से कोई ताल्लुक नहीं। इसके बावजूद वो कहते हैं, आधुनिक कहानी पर न लिखने की बात खुद स्वीकार किया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था शर्मा जी ने कि नहीं, नई कहानी के बाद इसलिए नहीं लिख पाया कि मैंने पढ़ा नहीं। इसका आशय सिर्फ इतना है कि अगर कहानियों पर लिखना है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, और अगर आलोचक की आलोचकी दृष्टि है तो उसकी आलोचना पद्धति भी अलग होगी। यह पुस्तक नामवर सिंह को समझने में, भारतीय हिंदी साहित्य में जो आलोचकीय दृष्टि है उसको समझने में, और हमारे समय के महत्वपूर्ण साहित्य और महत्वपूर्ण साहित्यकारों की लेखकीय क्षमता, उनकी कृतियों को समझने के लिए एक उत्कृष्ट पुस्तक है और इसे निश्चित रूप से पढ़ा जाना चाहिए। रुद्रादित्य प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। केवल 120 पृष्ठों की यह पुस्तक है। मूल्य है 275 रुपये। और जो इस पुस्तक की गुणवत्ता को देखते हुए, भालचंद्र जोशी के श्रम को देखते हुए, इसमें शामिल यथार्थ को देखते हुए कहीं से भी बड़ी कीमत नहीं है। यह पुस्तक हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले, आलोचना के क्षेत्र में रुचि रखने वाले और शोधार्थियों के साथ साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की तरह से साबित हो सकती है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।